अमीर, आपसे स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेज़ आता है तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल। डिविजन्स भी होती हैं, क्रिएट की भी जाती हैं, अंदर हो भी रही होती हैं। बट यूजुअली जब भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ तो वो बिल्कुल क्वाइट हो जाते थे, खामोश नज़र आते थे, इतनी कोई रिफ्ट्स नज़र नहीं आती थी। मेनली प्रोबेबली बिकॉज उनकी लीडरशिप एग्जाइल में चली जाती थी। ये एक पीटीआई का डिफरेंट केस है जिसमें उनके जो बानी हैं वो यहीं पे हैं, कैद में हैं, और उनके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर जो मुलाकातों से लेके केपी में पॉलिसी मेकिंग तक के जो डायनामिक्स हैं, ये सब बिल्कुल एक वैंटेज पॉइंट पे आ गए हैं, विच मेक्स इट अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना कि पार्टी ने ऑन इट्स ओन स्ट्रगल भी करनी है अपने बानी की रहाई के लिए, साथ साथ केपी को रन भी करना है और पार्लियामेंट में अपोजिशन का रोल भी प्ले करना है। सो वी कांट से कि ये इंटरनल मामलात हैं, इस पर सिर्फ मीडिया इसको हवा दे रहा है। दिस इज़ अ रियलिटी and this is a first time thing in Pakistan in my opinion. आप कैसे evaluate करते हैं ये जो current rifts हैं, especially between the chairman and सलमान अकरम राजा? जी बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा। देखिए क्या हमें नहीं पता कि ये रिफ्ट कौन चाहता है कि ये बढ़े? क्या हमें नहीं पता कि सियासी जमातों के अंदर कमजोरियां कौन पैदा करना चाहता है? क्या हम नहीं जानते कि सियासी जमातों को कमजोर कौन करना चाहता है? क्या हम नहीं जानते कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब ज़िया-उल हक ने पीपल्स पार्टी को तोड़ने की या कमजोर करने की कोशिश की और उस वक्त पीपल्स पार्टी में धड़ेबंदियां भी हुई, तो क्या उस वक्त इस बात पर जश्न मनाना चाहिए था कि ये तो पीपल्स पार्टी के अंदर हिस्से बखरे हो गए और ये लड़ाइयां हो गई और ये इन फाइटिंग हो गई? या हमें ये पता होना चाहिए था कि ये कौन करवा रहा है? जब 12 अक्टूबर 1999 के बाद मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की कोशिश की गई, उसमें से एक क्वाफ लीग निकाल दी, कुछ लोग कहीं भेज दिए, कुछ कहीं भेज दिए, तो क्या ये उस वक्त खुशी या जश्न का मौका था कि ले जी नून लीग में इनफाइटिंग शुरू हो गई? या ये लंबा फिक्रिया था कि हाँ ये कौन करवा रहा है और ये किसके फायदे में जा रहा है? और बिल्कुल उसी तरह से क्या आज हमें नहीं पता कि तहरीक इंसाफ के अंदर अगर इनफाइटिंग हो रही है तो ये कौन चाहता है, किसके मुफाद में है, कौन करवाना चाहता है, कौन करवा रहा है, कौन बेनिफिशियरी है इसका? तो मेरे जैसा शख्स जो सियासी जमातों के खास तौर पे कौमी मरकजी धारे में शामिल सियासी जमातों के वजूद पर यकीन रखता है, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, कोई और सियासी जमात हो, और जो जमहूरियत के ऊपर यकीन रखता है, मैं इस इनफाइटिंग के ऊपर इसको सेलिब्रेट कैसे कर सकता हूं? मैं गुज़श्ता चंद दिनों से जो मीडिया पर बहस देख रहा हूँ और खासतौर पर जो दानिश्वर और साफी और तज्जिया निगार आकर इस इनफाइटिंग को ग्लैमराइज कर रहे हैं, इंतहाई शर्म का मकाम है। आपको नहीं पता कि ये कौन करवा रहा है और कौन इसका बेनिफिशियरी, किसको इसका फायदा पहुंच रहा है, कौन चाहता है कि ये डिवाइड एंड रूल किया जाए इन सियासी जमातों? आप इस इनफाइटिंग को ग्लैमराइज करके एक पार्टी जो विक्टिम एंड पर खड़ी है इस वक्त, मैं विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दूं? अच्छा अमीर, मुझे ये बताएं वो कौन सी लाइन होगी जिस पे आप कहेंगे कि ये आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, ये आप डिस्कशन कर रहे हैं ऑन अ टॉपिक, और ये आप ग्लैमराइज कर रहे हैं? हाउ डू वी कैटेगराइज दैट? देखिए जब आप किसी चीज को एनालाइज करने के डोमेन में दाखिल होते हैं ना, जैसे मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, मुबशिर साहब हैं, जब आप एनालाइज करते हैं तो बहरहाल फिर आप जर्नलिस्टिक जो आपका कॉन्टेक्स्ट है या आपका जो बैकग्राउंड है उसको सामने रखते हुए आप पॉलिटिकल एनालिसिस दे रहे हैं। तो एनालिसिस जो है वो रिपोर्टिंग के जुमरे में तो नहीं आता ना कि आप उसे कहें कि ये कोई जर्नलिस्टिक जो हार्डकोर जिसको रिपोर्टिंग कहते हैं। तो एनालिसिस जो है वो तो बहरहाल वो उस हद तक तो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता ना। रिपोर्टिंग इज ऑब्जेक्टिव, एनालिसिस तो ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। आप एक सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, एनालिसिस इज पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। एनालिसिस में ठीक है, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि किसी का एनालिसिस बायस्ड है, किसी का एनालिसिस ठीक नहीं है, हकीकत से दूर है, बट व्हाट इज दैट पॉइंट वेयर वी से कि ये दिस इज ग्लैमराइजेशन? किसकी ग्लैमराइजेशन? जो इन फाइटिंग है कि ये तो उसको ग्लैमराइज कर रहे हैं। मैं आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सा पॉइंट होगा जिस पे हम ये कहें कि ये आप एनालिसिस नहीं कर रहे, या आप रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, या आप ग्लैमराइज कर रहे हैं।
तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये इसका ताल्लुक सिर्फ इस एक ये जो ग्लैमराइजेशन है या जो किसी के एनालिसिस का किसी के खिलाफ या किसी के हक में होना है, इसका ताल्लुक सिर्फ इस एक इशू से नहीं है कि पीटीआई की इनफाइटिंग। इसका ताल्लुक तो आपके इस वक्त मजबूरी जो सियासी सूरत हाल है, उसको देखने का बड़ा साफ अंदाज है। देखिए ना, जो लोग बेनिफिशरी हो जाएंगे किसी सिस्टम के, मसलन जिनको तमगे मिल जाएंगे, जो ओहदे ले लेंगे, जो सरकार के टीवी चैनल्स पर जाके बैठ जाएंगे, लाखों रुपए की तनख्वाहें ले लेंगे, जो किसी भी और तरह से कोई मादी या गैर मादी फायदा लेंगे रियासत से, सरकार से, तो फिर वो जब आके कोई बात करेंगे तो उसमें तो कोई दो राय नहीं समझी जाएगी ना कि हाँ ये तो बेनिफिशियरी हो गए सिस्टम राइट। सो ओके, ये एक क्लियर लाइन है कि जो बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम है, जब वो इस पे बात करेंगे तो दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि वो एक सिचुएशन को ग्लैमराइज कर रहे हैं। मुबशिर साहब, बड़ा अच्छा एंगल अमीर ने पकड़ा है, विच एक्चुअली पुट्स अस इन अ फिक्स कि हम मतलब डैम इफ़ यू डू डैम इफ़ यू डोंट, अगर हम क्रिटिसाइज़ करें तो भी मसला है, ना करें तो भी मसला है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि एक इतनी बड़ी पार्टी है जिसके सर्वाइवल का मसला है, अगर इतना क्लियर है कि कौन उनको डिवाइड एंड रूल करके फ़ायदे लेने की कोशिश कर रहा है और इतनी ये बातें ऑब्वियस हैं, तो हम सबसे ज़्यादा तो उस पार्टी को सेंसिटिव होना चाहिए ना इसके लिए। वो क्यों अंदर इन्फिल्ट्रेशन होने दे रहे हैं, वो क्यों अंदर पेनिट्रेशन होने दे रहे हैं ऐसी चीज़ों की, दैट इज़ नंबर वन। नंबर टू, अगर उनसे मिलने के लिए कहीं से लोग आ जाते हैं जो पार्टी ने अप्रूव नहीं किए होते, उसमें बैरिस्टर गौहर कैसे आ गए? दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। कि बाकी सब लोग तो समझ में आते हैं, लेकिन सेक्रेटरी जनरल एंड चेयरमैन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कैसे हो सकता है इस बात पे कि वो सलमान अकरम राजा साहब चाहें कि बैरिस्टर गौहर ना मिलें और बैरिस्टर गौहर कहें कि मैं चेयरमैन हूँ, मुझे किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक बड़ा फाइन पॉइंट है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुनैरा, इतनी शानदार गुफ्तगू अमीर और आपके दरमियान जारी थी, मैं तो उसे एंजॉय कर रहा था। बिल्कुल, अमीर अब्बास ने ठीक कहा कि ऐसी फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल फोर्सेस को ताकतवर नहीं देखना चाहती। वो नहीं चाहती कि पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी ऐसी पोजीशन में हैं कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन भी कर सके और उनकी पॉपुलैरिटी भी मेंटेन रह सके। लेकिन ये बात ठीक है, लेकिन खुद ही अमीर ने एग्जाम्पल दिया, पीपल्स पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई कई दफे, और मैं तो विटनेस हूँ और मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ स्प्लेंडर ग्रुप के। पीपल्स पार्टी को मिराज मोहम्मद खान साहब छोड़ के गए, जो कि भुट्टो के सियासी जानशीन कहलवाते थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी से ही अनवर भुट्टो की एक पार्टी निकली, पीपल्स पार्टी से ही डॉक्टर गुलाम पार्टी निकाली, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी, पार्लियामेंटेरियंस पैट्रियट्स बनी, वो भी। फिर आपको याद होगा फारूक लगारी साहब ने अपनी मिलत पार्टी लॉन्च की थी और सदर होते हुए उन्होंने जो रोल प्ले किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इंक्लूडिंग मलिक मिराज हालिद जैसे डाई हार्ड लोग चले गए उसमें मिलत पार्टी में। तो ये होता रहा है, लेकिन जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और फिर मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी यही हुआ, खुद अमीर अब्बास ने रेफरेंस दिया, पूरी की पूरी जो है वो पीएमएलएन से निकली और इतना बड़ा डैमेज हुआ। उसके बावजूद जो लोकल लीडर्स इनके बच गए थे, उन्होंने ये वाली बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे के खिलाफ जो है कभी शो नहीं की। और जहां तक मीडिया की बात है तो वो मुनीर नियाजी का मिसरा मुझे याद आता है, शहर को तो देखने को एक तमाशा चाहिए, तो मीडिया को चूंकि वो तमाशा दिखाने का कायल है तो वो तो होगा। अब प्रॉब्लम का है पीटीआई के अंदर जो बेसिक मुझे समझ आई है, इसको ऑब्जर्व करते हुए जब से ये बनी है, और वो वक्त भी था जब इमरान खान साहब बड़े इजीली हम एक्सेसिबल होते थे, हमारे दफातर में तशरीफ लाया करते थे, तो वो वक्त भी था।